क्लियरली बता दूं कि ये लोड शेडिंग नहीं होती, वो उस इलाके के फॉल्ट्स होते हैं, और अगर वो फॉल्ट्स कुछ ज़्यादा लंबे अरसे तक रहें तो उस फीडर को लोड शेडिंग से एग्जेम्प्ट भी किया जाता है। ये सारे सिस्टम्स मौजूद हैं और यकीनन इसमें से हो सकता है कुछ कहें कि नहीं ऐसा नहीं होता, लेकिन हो सकता है कहीं एक आध जगह हो भी जाए, मगर उसकी वजूहात होती हैं कि वो फॉल्ट कितनी देर का था, कितने लोगों पे इफेक्ट कर रहा था, क्या कोई एक पीएमटी 28,500 में से कुछ पीएमटीज़ में भी कोई ब्रेकर ऑफ हो सकता है, कोई फ्यूज़ उड़ सकता है, कोई पीएमटी जल सकता है। तो और उसके लिए जो हमारी टीम्स होती हैं वो 24 घंटे मौजूद होती हैं, वो काम करती हैं, 118 भी होती हैं। आप वेबसाइट पे भी कर सकते हैं, आप एसएमएस भी कर सकते हैं, बहुत तरीके से वो कंप्लेन, हमारी ऐप हमने जो लॉन्च की है, अगर वो आप डाउनलोड कर लें तो आप ऐप से भी कंप्लेन कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त लोड शेड ज़्यादा हो रहा है। हमारी फेडरल गवर्नमेंट के साथ बहुत अच्छी इंगेजमेंट हो गई है और उनको हमने अपने सारे प्लान्स बताए हैं और वो हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह हमारी मदद कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी इसका डिटेल प्लान भी आप लोगों को भी दिखा देंगे, पूरे सब लोगों को रिवील कर देंगे। और हमने हमसे कहा गया और बिल्कुल सही बात थी कि आप ये शेड्यूल बताया करें, तो हमने आप हमारी वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, जो लोड शेड कल होना होगा उसका शेड्यूल आज लगा हुआ होगा, चाहे वो 3 घंटे का लोड शेड हो, 7 घंटे को, 1 घंटे का हो, 2 घंटे का हो, वो हमारी वेबसाइट पे लगा हुआ होता है और आप उसको देख सकते हैं। तो ये है लोड शेड के ऊपर बात, और इस पे जो भी आपके सवाल होंगे वो हम ले लेंगे। इसके अलावा एक बात हो रही है ओवर बिलिंग की। ओवर बिलिंग के ऊपर भी मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा इसके अंदर मेरे ख्याल से मिथ्स ज़्यादा है, और जो बड़ी वजह है जो लोगों को अपने बिल ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, उसकी रीज़न सबसे बड़ी ये है कि क्योंकि वो जो एरियाज़ थे जहाँ पे कि हम लोड शेड किया करते थे, वहाँ पे तकरीबन लोगों को 16 से 20 घंटे तक का बिल आया करता था। क्योंकि वहाँ 24 घंटे बिजली सप्लाई हुई, तो जब लोगों ने अपना बिल देखा तो उन्होंने ये रियलाइज़ नहीं किया शायद कि यार ये तो 14 या 16 घंटे के बजाय 24 घंटे की बिजली, उनका ये बिल ज़्यादा आ गया। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि जो पहला बिल हुआ था जिसमें हमारी कोविड की वजह से हम मीटर रीडिंग नहीं कर पाए थे, हमने एवरेज में बिल किया था, और वो हमारे जो कस्टमर सर्विस मैनुअल है उसके हिसाब से था, मगर हमें इस बात का फ़ौरन एहसास हो गया कि शायद ये हायर साइड पे बिल हो गया है। तो हमने इमीडिएटली ये अनाउंस किया था कि जिन लोगों को भी एवरेज के ऊपर बिल मौसूल हुए हैं वो बिल जमा ना कराएं, और अगले महीने उनकी एडजस्टमेंट हो जाएगी। और हमने उनके अगले महीने एडजस्टमेंट कर भी दी थी। और इसके अलावा जो एक और एलिमेंट होता है बिल के अंदर, वो फ्यूल सरचार्ज एडजस्टमेंट होती है। वो भी जो है पुराना इस वक्त कुछ चार्ज हो रहा है, आप लोगों के बिलों पे नज़र आ रहा होगा, अब उसको हटा करके देखें, क्योंकि वो एक महीने की कॉस्ट होती है, हर महीने वो अमाउंट चेंज होता है, और जब वो ख़त्म हो जाएगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। ये कुछ नेपरा के ने जो एसआरओ है जिसकी बेसिस पे हम उसको बिल करें, वो वेबसाइट पे भी मौजूद है, नेपरा ने भी लगाया हुआ है, तो ये उसकी बेसिस पे बिल होता है। बिल जो रेट है वो हम ना अपनी तरफ से उससे बढ़ा सकते हैं ना कम कर सकते हैं। और मैं आप लोगों की तवज्जो से तमाम कराची वालों को ये बताना चाहता हूँ कि कराची का टैरिफ इस वक्त मुल्क से ₹2.5 कम है, और पिछले 6 महीने से है। और इसमें भी आप जाके इन्वेस्टिगेट कर लें कि लाहौर और इस्लामाबाद में जो बेस टैरिफ है वो कराची का कम है, बाकी पूरे मुल्क का ज़्यादा है। और ये इससे कि इलेक्ट्रिक की प्रॉफिटेबिलिटी का कोई ताल्लुक नहीं है, ये वो कॉस्ट है जो किसी ने हमको पे करनी है, या तो कंज्यूमर ने पे करनी है या गवर्नमेंट ने पे करनी है। फैसला हुकूमत करेगी कि इलेक्ट्रिक अप्लाई करेगी, जो हुक्म होगा सरकार का उसके हिसाब से बिल किया जाएगा। एक पैसा भी ना ज़्यादा किया जा सकता है ना कम किया जा सकता है। कंजम्पशन आपके मीटर पर है। हम ये भी इंश्योर कर रहे हैं इंशाल्लाह कि आपको आपके बिल के ऊपर अपनी मीटर रीडिंग की तस्वीर नज़र आए, ताकि ये एक जो है मुबहम होता है कि ये मीटर रीडिंग किस डेट को हुई है या क्या यूनिट थे, वो भी आपको नज़र आ जाए, तो आप वो भी देख लें। इसके अलावा मैं ये और आप लोग को बताऊंगा कि ये भी रिकॉर्ड में मौजूद है कि वफाकी मुहतसिब जो सबसे पहले इन कंप्लेंट्स को देखता है, 99% फैसले जो ओवर बिलिंग के होते हैं वो के इलेक्ट्रिक के फेवर में होते हैं, और मैम इसके लिए बिल्कुल ओपन है, आज़ाद है। वो वफाकी मुहतसिब के पास चला जाए, वो नेपरा के पास चला जाए, हमें कोई इतराज़ नहीं है। इसीलिए हमारे तकरीबन कराची शहर में 30 कस्टमर सर्विस सेंटर्स हैं जो कि इन बिलों को देखते हैं, अगर कोई उनको गलती नज़र आती है उसको ठीक भी करते हैं। इस वक्त तक मीटर रीडिंग जो है वो मैनुअली होती है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मीटर रीडर ने कोई गलत यूनिट पढ़ ली हो और उसकी एडजस्टमेंट की ज़रूरत हो, वो हम करते भी हैं। और जब वो एडजस्टमेंट होती है तो उसमें अगर कोई स्लैब, अब तो वैसे भी विद टीओयू स्लैब वगैरह ख़त्म हो गए, तो ये भी एक
मतलब जहाँ पे कि 5 किलोवाट से ज़्यादा की बिजली होती है उसमें स्लैब वगैरह की भी कोई ऐसी रेफरेंस नहीं है। तो ओवर बिलिंग भी मेरे ख्याल में एक बड़ी मिथ है। आपके जो सवाल होंगे मैं देख लूँगा। इसके अलावा जो टैरिफ इंक्रीज़ है वो भी मैंने आपको बता दिया कि कराची का टैरिफ पिछले 6 महीने से पूरे मुल्क से कम है। प्लान्स यही हैं कि अगले साल की बिजली मैंने आपको बताया कि तकरीबन 550 मेगावाट ऐड होगी, उसके अगले साल 800, उसके अगले साल अनदर 7 से 800, तो तकरीबन 2100 मेगावाट अगले 3 साल में ऐड हो रही है। असद उमर साहब ने इसका अनाउंसमेंट किया है, हम उनके साथ काम कर रहे हैं। हमारी कल भी मीटिंग हुई है और हमारी कंटिन्यूड बातचीत चल रही है। फ्यूल सप्लाई में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था जो कि रेगुलराइज हो गया और इंशाल्लाह आज या कल में जहाज़ भी आ जाएगा। फ्यूल की शॉर्टेज अभी भी कोई नहीं है और इस वक्त भी कोई फ्यूल की लिमिटेशन नहीं है। तो जनरेशन मैक्सिमम है, कोई प्लांट बंद नहीं है। एक प्लांट में हमने आपको बताया था कि ख़राबी है, वो उम्मीद है कि आज रात में अल्लाह करे कि सही हो जाए, उस पर इंजीनियर्स काम करें तो जो 130 मेगावाट कम है वो भी शहर को मिलना शुरू हो जाएगा। नेपरा बाकी चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, हम कंप्लाई करेंगे। इसके अलावा अगर कोई ये बेसिकली जो 2-3 इशूज़ हैं जिन पे शायद आप लोग के सवाल हैं, इसके अलावा अगर कोई और है तो आप बताएं, इंशाल्लाह उस पर हम 130 100 60 मेगावाट की कमी होती है आपको, आप शहर के अंदर 10-10 लोग सेटिंग कर देते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी इस्तेदाद कितनी है यूनिट पैदा करने की ये इलेक्ट्रिसिटी आईपीपी से कितनी ले रहे हैं। और दूसरा ये कि आपने भी ये बताया कि टैरिफ जो है वो लाहौर का कम है और कराची का कम है, तो उसका भी ज़रा फिगर बताएं आप कितना काउंट जो है वो फी यूनिट जो है वो आप चार्ज कर रहे हैं और लाहौर कितना चार्ज कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि टोटल इस वक्त टोटल हम जो खुद जनरेट करते हैं वो हम तकरीबन 2100 के करीब जनरेट करते हैं। तकरीबन हम 650 700 750 तक नेशनल ग्रिड से लेते हैं और उसके अलावा 2 आईपीवीज़ हैं टपाल एंड गुल, बड़े बड़े 100 मेगावाट का, एक 150 मेगावाट का विंड का प्लांट है और एक 50-60 मेगावाट का कैनप है। तो ये मिला जुला के तकरीबन 3200 हो जाते हैं। इस वक्त क्योंकि विंड बहुत स्लो चल रही है और कैनप आउट है तो तकरीबन 200 मेगावाट वो कम है। फिर उसके अलावा जो हमारे खुद के प्लांट्स हैं उसमें कुछ जगह पे गैस प्रेशर के कुछ मसले हैं जो कि ऐसा नहीं है कि कोई किसी ने किया हुआ है, लेकिन वो जिस जगह पर है वहाँ पे प्रेशर कम आ रहा है और एसएसजीसी उसको इम्प्रूव भी कर रहा है, कर भी दिया है और इंशाल्लाह और भी बेहतर हो जाएगा, जिसकी वजह से ऑब्वियसली वो प्लांट कम जनरेट कर रहे हैं। तो कोई प्लांट टोटल कैपेबिलिटी यही है। आगे जैसे आपको बताया कि 900 मेगावाट पे भी काम करें, दूसरों पे भी काम करें, तो इंशाल्लाह अगले सालों में ये बेहतर होगी। जहाँ जी मैं टैरिफ काशिफ साहब, हम नोट कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम हर एक एक करके चलते ना, ताकि फिर वरना फिर क्रॉस टॉक में फिर मज़ा नहीं आएगा। सवाल जी काशिफ साहब, अच्छा आपके सर सवाल। ये बताइएगा टैरिफ अगर बता दें तो मैं आगे चलूँ। टैरिफ अच्छा, बताएं। टैरिफ आमिर, टैरिफ के बता। जी टैरिफ जो जैसे अभी मोनिस ने बताया कि इस वक्त कराची का जो टैरिफ है वो तकरीबन ₹2.89 जो है वो कम है अदर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज से। पूरे मुल्क में जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनका टैरिफ ज़्यादा है। और आपने अभी रिसेंटली जो है वो न्यूज़ भी देखी होगी जिसमें ईसीसी ने ये डिसीजन भी लिया हुआ है। सो अब इसकी नोटिफिकेशन कब होती है, जब भी नोटिफिकेशन होगी ये टैरिफ जो है वो तमाम डिस्कोस के एट पार हो जाएगा। लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनका टैरिफ ज़्यादा है सर। डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कंज्यूमर का डिफरेंट टैरिफ होता है। जैसे रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स में बिलो 5 किलोवाट है, अबव 5 किलोवाट है। इस तरह से कमर्शियल में जी A2C है, इंडस्ट्रियल में B1 B2 B3, तो सबके डिफरेंट टैरिफ्स हैं। सबका टैरिफ ₹2.89 जो है वो कम है, ऑलमोस्ट 2। जी 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 दे देंगे, वेबसाइट पे लगा हुआ है, वेबसाइट पे लगा हुआ है, आपको दे देंगे। दे देंगे, आगे चलते हाँ हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सर ये आप बताइएगा एक मिनट ऐसे हो, एक मिनट इमरान, ये आपको सर्कुलेट करना है जो टैरिफ है लाहौर के लिए एप्लीकेबल और कराची के लिए एप्लीकेबल आज का SRO। श्योर प्लीज़ इंश्योर दैट इट इज़ सर्कुलेटेड टू एवरी रेलिवेंट पीपल हियर। श्योर। अच्छा मुनीर साहब, मेरा नाम काशिफ मुनीर है। जी आपकी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आपने कहा कि 550 ऐड इस तरह होगा और कुछ डिले हो गया इस साल। तो जो इस साल कुछ डिले हुआ वो उसकी जिम्मेदारी क्या आप अपने ऊपर लेते हैं, किसके ऊपर वो जिम्मेदारी आएगी। और सवाल ये है कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें जो हुक्मरान जमात हैं वो आपको दरवाजे पे बैठ के एहतजाज कर रही है। उन्हीं का गवर्नर कहता है कि आपने शहर में ओवर बिलिंग से बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। सिंध के हुक्मरान जमात कहते हैं कि आपने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है। तो मुल्क की तमाम सियासी जमातें कहती हैं कि इलेक्ट्रिक ने बेड़ा गर्क किया हुआ है।
ऊपर से कराची की तमाम आबादी है वो तमाम आपके दफातर में जाके धक्के खाती है। मैंने खुद उस पर प्रोग्राम किए तो उनको सुनने वाला कोई नहीं होता। दूसरा ये बताइए कि गुज़श्ता साल बारिशों में 19 लोग मरे, आप लोगों ने जाकर उस पर भी नेपरा ने आपको अहकाम दिए कि उनको पैसे दे, उस पर भी आप लोग कोर्ट चले गए। इन्होंने फाइनली जाकर के अंदर 2016 से हम पुश कर रहे थे, 2016 में भी रिक्वेस्ट की, 17 में भी की, 18 में एक गवर्नमेंट ने जाकर कहा कि हमारे पास कैपेसिटी आ गई है, हम आपको दे देंगे, तो वो प्लांट हमारा रुक गया। अगर हमें 2016-17 में उसकी इजाज़त मिल जाती तो इस वक्त कराची को 700 मेगावाट और मिल रहा होता। अब उसकी डिले की जिम्मेदारी किस पे डाली जाए? मतलब जाहिर बात है बगैर अप्रूवल के प्लान नहीं लग सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि हम बगैर हुकूमत की इजाज़त के जाकर के कोई इतना बड़ा प्लांट लगा लें। एक प्रोसेस है, नेपरा एक टैरिफ देता है, उसके बाद गवर्नमेंट उसको नोटिफाई करती है। तो यस, हमने नहीं लगाया मगर हमें इजाज़त नहीं मिली। तो ये आपके पहले सवाल का जवाब है। जो दूसरा सवाल आपने किया जिसमें आपने कहा ओवर बिलिंग, मैंने उसका जवाब दिया है और मैंने आपको बिल्कुल, हमारे दफातर में लोग आते हैं मगर मैं आपको ये कहूँगा कि हर महीने कोई करीबन 25 से 28 लाख बिल होते हैं और उसके अंदर मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे लोग आते हैं। जो लोग जाकर के वफाकी मुहतसिब पे जाके शिकायतें करते हैं, 99% वो हमारे फेवर में होती हैं। तो मैं यही समझूंगा कि ये, और इस पे वी कैन एग्री टू डिसएग्री, मगर हमारा पॉइंट ये है कि बिलिंग गलत नहीं है, बिलिंग ठीक है। जो इस वक्त ज़्यादा शोर हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि वो जो 2 महीने का तकरीबन उनके पास बिल आया है वो थी, वो होती थी तकरीबन 16 से 20 घंटे। इस वजह से वो बिल ज़्यादा लग रहे हैं। उसके अंदर FSA लगा है जो पहले नहीं लग रहा था, इस दफ़ा अब पिछले 3-4 महीने से लगना शुरू किया है। वो भी एक अलग वेरिएबल है जो कि अगेन हम अपने तौर पे बिल नहीं कर रहे। जब हुक्म आता है, जब SRO आता है, उसकी बेसिस पे बिल किया जाता है। फिर उसके अलावा आपने बात की हादसात की, बिल्कुल नेपरा ने हमको 19 लोगों के ऊपर दिया था, उस पर हम हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट के अंदर हमें उसके ऊपर उन्होंने एक ऑर्डर दिया है। इसके बावजूद भी हम नेपरा को उसकी कंप्लाइंस की जो रिपोर्ट है वो हमने जमा करा दी है। मुनासिब यही है कि उसको नेपरा को उस पर फाइनली बात करने दें। हम ये कहेंगे कि अदर देन इस बात पे कि नेपरा ने ऑर्डर किया, उसके जो बाकी अहकाम आते हैं हम उसकी पूरी अमल दरामद कर रहे हैं उसके ऊपर। जी एक मिनट, वन बाय वन सर, वन बाय वन। अशरफ साहब प्लीज़ आप ले लीजिए, फिर आपकी तरफ आते देखिए, मैं आपको फिर से, मैंने अभी पहले भी रिपीट किया कि इलेक्ट्रिक के बिल के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत है, एक यूनिट और एक रेट। यूनिट आपके घर पे जो मीटर लगा हुआ है ना उस पे आते हैं। अगर वो यूनिट सब्सटेंशियली डिफरेंट है, जो आपके घर पे मीटर है, तो वो आपको भी नज़र आ जाएगा और आप आके शिकायत भी कर सकते हैं। घर पे लगा हुआ है, उस घर के ऊपर मीटर में यूनिट आए 100 और हम यूनिट आपको बिल भेज दें 200 का, ये नहीं हो सकता, इसलिए कि वो आपको नज़र आ जाएगा। और फिर जैसे हमारे एक भाई ने कहा, क्योंकि अगर ऐसा कोई खुदा न खास्ता 20 लाख लोगों को हो गया तो उसकी कंप्लेन भी हो जाएगी, वो वेरीफाई भी हो जाएगा और शिकायतें फिर ये होंगी कि ये देखें कि इलेक्ट्रिक ने बिल रेस किया है हमें 2000 यूनिट का, मगर हमारे मीटर में तो खाली 1000 यूनिट चार्ज हुए हैं। तो वो मीटर से होता है। दूसरी चीज़ है रेट। रेट वो होता है जो हुकूमत पाकिस्तान ने प्रिस्क्राइब किया है, जिसका SRO होता है। हम अपनी मर्जी से ना रेट लगा सकते हैं, और जब आपको इंशाअल्लाह इस महीने से अपने मीटर बिल के ऊपर तस्वीर भी नज़र आ जाएगी तो ये बात ख़त्म हो जाएगी। अब बात हो रही है कि उस प्लांट की जो इस वक्त आप लोग फेस कर रहे हैं, और मुझे बहुत शर्मसार भी हूँ मैं, अफसोस भी है मुझे कि ये सिचुएशन है, और आई विश कि शायद हमने 2-3 साल पहले इस कुछ कर लिया होता, इस वक्त ज़्यादा सिचुएशन होती। मगर मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हम कसूरवार तो शायद इसमें हो सकता है हों, मगर सिर्फ हम कसूरवार नहीं है। मेरा बस पॉइंट सिर्फ ये एक पूरा सिस्टम है, पावर प्रोजेक्ट्स और ये सब, ये बड़े लॉन्ग टर्म चीज़ें होती हैं। ये ऐसा नहीं होती हैं कि आप आज डिसाइड करें और कल से कुछ हो जाए। इसमें बड़ा वक्त लगता है, कंस्ट्रक्शन से पहले, EPC से पहले पूरा प्रोसेस होता है। तो जहाँ तक कि बिलिंग का ताल्लुक़ है,
फॉर पेमेंट ऑफ दैट प्लांट। बहुत ही आई एम सो सॉरी बट ये इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ना नंबर ऑफ यूनिट बढ़ाए जा सकते हैं, ना रेट बढ़ाया जा सकता है। प्लांट लगे या ना लगे, वो दोनों चीज़ें चेंज नहीं होंगी। अलवी साहब, मेरा सवाल ये जी है। एक मिनट, एक सेकंड सर, हमने उस तरफ से क्वेश्चन ले लिए, इधर से लेके फिर दोबारा आते हैं आपके तरफ। बिलाल साहब। सर, मेट्रोपॉल टीवी चैनल से बिलाल है सर, अभी कमिश्नर ऑफिस में जो केबल ऑपरेटर्स की आपकी मीटिंग्स हुई, उस मीटिंग के हवाले से बताएंगे कि वहाँ क्या बात हुई, क्या ये कहीं दहानी आपने की या क्या दहानी केबल ऑपरेटर ने की? नंबर 1। नंबर 2 ये, आप कहते हैं कि राब्ता करना, के इलेक्ट्रिक से किससे राब्ता किया जाए? मीडिया डिपार्टमेंट आपका कोई नंबर उठाता नहीं है, जिसको भी कॉल किया जाए वो नंबर नहीं उठाता, मैसेज का जवाब नहीं देता। तो सवाल ही पैदा होता है कि मीडिया से कोऑर्डिनेशन किस तरह होगी? कोई तरीका बता दें या आप अपना नंबर डायरेक्ट दे दें ताकि हम आपसे बात कर लिया करें। और पीआर एजेंसी भी जो है, पीआर एजेंसी अपनी जगह, लेकिन ये कि आपके अपने पीआर डिपार्टमेंट है के इलेक्ट्रिक की, वो राब्ता ही नहीं करता, न उठाता है। कोई भी मुसीबत हो जाए, कोई मुश्किलात हो जाए, कोई भी वजाहत नहीं हो, अगर वजाहत के बिना खबर दी जाती है तो आप कहते हैं ब्लैकमेलिंग हो रही है। ठीक है, समझ गया, बिल्कुल ठीक, समझ। अच्छा देखिए, जहाँ तक पहली बात का सवाल है, आमिर ज़िया हमारे साथ मौजूद है, ये केबल ऑपरेटर्स के साथ मीटिंग करके आए हैं अभी। पहली बात तो ये है कि मैं आपको आई एम टेलिंग यू विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि पिछले मेरे ख्याल में 15-18 दिन में कोई हमने केबल नहीं काटा, और इसलिए नहीं काटा कि केबल ऑपरेटर से बात हो गई थी कि वो एक प्लान सबमिट करेंगे जो कि आज सबमिट होना था। आज अभी आमिर ज़िया जो हमारे हेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है और मेहदीन खान जो हमारी हेड ऑफ कम्युनिकेशंस है, ये दोनों कमिश्नर साहब के पास से ही आ रहे हैं, और एक दोबारा से एक समझ लीजिए एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि वो अगले कुछ अरसे में एक प्लान देंगे। ये जो भी काम हो रहा है ना, मैं आपको फिर बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, ये कंसेंट के साथ होता है विद द लोकल अथॉरिटीज़। ऐसा नहीं है कि हम जाकर के बगैर किसी से पूछे, बगैर किसी से बताएं केबल काटना शुरू कर देंगे। और अभी आज की तारीख में हम कोई केबल नहीं काट रहे, और हमारी उनके साथ एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है, वो कुछ अरसे में इसको ठीक करेंगे। जहाँ कुछ ऐसे एरियाज़ आइडेंटिफाई हुए हैं जहाँ पे कि ज़रा थोड़ा रिस्क ज़्यादा है, वहाँ पे वो जल्दी काम करेंगे। और ये हो सकता है इसमें थोड़ा सा मतलब थोड़ा प्रेशर डालने वाली बात हो आगे पीछे, लेकिन मेरे ख्याल से इंशाल्लाह, क्योंकि अल्टीमेटली हमको कराची शहर को ना खूबसूरत बनाना है। सॉरी, मैं फिर वहाँ देख के बात कर रही हूँ। हमें अल्टीमेटली ना कराची शहर को बेहतर करना है, सिक्योरिटी एंगल से भी और उसकी एक स्टैटिक्स के हिसाब से भी। तो हमारी इंशाल्लाह ताला एक्सपेक्टेशन ये है कि वो भी वो करेंगे जो ज़रूरी हो, और हम भी वो करेंगे जो ज़रूरी हो। तो ये आपके, और इस वक्त सेटल हो गया है, कोई मसला नहीं है। दूसरा सवाल आपका है पीआर का, मैं फिर अपने मीडिया से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हर मीडिया नुमाइंदे से एक किसी तरीके से कांटेक्ट करें, और अगर ज़रूरत हुआ तो हम कोई दूसरे तीसरे दिन अनाउंस कर देंगे कि हम यहाँ पे मे बी 48 घंटे में या वीकली बेसिस के ऊपर कोई इसी तरह की प्रेस मीटिंग रखेंगे। अगर मेरी ज़रूरत होगी तो मैं आ जाऊँगा। अगर आप लोग कहेंगे कि अब इनसे आपका काम चल रहा है, तो महरीन और नूर अफशा और इमरान जो हैं ये आकर के आपको ब्रीफिंग दे देंगे, और दे विल बी मोर अवेलेबल। मैं आप लोगों को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि ये शिकायत मुनासिब नहीं है। हम अगर मेरे पास बहुत से मैसेजेस आते हैं, मैं जिनको जवाब दे सकता हूँ उनको देता भी हूँ, तो सबको जवाब देनी चाहिए। आपकी अगर हमारे लोग जवाब नहीं दे रहे तो ये मैं समझता हूँ मुनासिब बात नहीं है। इंशाल्लाह साहब, मेरा सवाल है एक मिनट, एक मिनट, वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन। एक मिनट सर, सर एक मिनट जी, एक मिनट राशिद एक मिनट दीजिए, अभी माइक आ जाएगा आपके पास, सीईओ साहब यहीं पे हैं, एक मिनट दीजिएगा। मैं एक मेरी बात सुने आप लोग। मैं आपको बताऊँ, मैं कहीं नहीं जा रहा। आप सबके सवालों पे बात सुने, आप प्लीज, एक आप लोग आप कर प्लीज, लीजिए। मैं रिक्वेस्ट आपसे ये कर रहा हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा यार। मेरी वन बाय वन जी, एक बात सुने, यार जब आपको कह रहा हूँ ना कि मैं प्लीज बैठे, आप बैठ जाए। कोई डिक्टेट नहीं कर रहा आपको, आप प्लीज बैठ जाइए, कोई मसला नहीं, प्लीज प्लीज एक एक करके रिक्वेस्ट है, आप बैठ जाइए। यहीं पे हैं हम लोग, डोंट वरी, प्लीज बैठें। आप बैठे यार, आप बैठे, प्लीज बैठे यार। मैं भी यहाँ प्लीज तशरीफ रखें, प्लीज तशरीफ रखिए, प्लीज तशरीफ रखिए। सर आप सवाल कीजिए। मेरा सबसे रिक्वेस्ट अलवी साहब, मेरी पहले मैं एक ऑर्डर के लिए मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, देखें मैं कहीं नहीं जा रहा, तो जो आदमी भी बोल रहा है वो बोले। आप किसी तरीके से पहले इशारा कर लें, उसके बाद माइक आ जाएगा, बोले आप। कोई इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि हर आदमी के सारे सवाल के जवाब देके जाऊंगा, ठीक है। अलवी साहब, मेरा तो सवाल ये है आपसे कि केएससी की आपने बड़ी जो है ना यहाँ वजाहतें की हैं
और एक तो मीडिया लिंक वाली बात आपने कर दी, वो तो है ही, उसकी वजह से जो है आज मजबूरन आपने मीडिया को याद किया है, ये आपकी मजबूरी है कि आपको अपने आप को क्लियर करना है। के इलेक्ट्रिक जो है इस शहर की तबाही के अलावा अब तक कुछ नहीं कर रहा। कॉपर वायर निकाल ली है उसने, KESC के जो सीनियर और इंजीनियर और वो तमाम लोगों को हटा दिया, निकाल दिया। कॉन्ट्रैक्टर अंदरूने सिंध से ला के मजदूर लगाए। शहर में सब कुछ तबाह हो रहा है। कोई बिल लेके अगर मैं जाता हूँ, मेरा घर बंद है और उसका बिल उतना ही आ रहा है जितना पिछले महीने आया था। कोई कुछ सुनने वाला नहीं है, आपका कोई सिस्टम सही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि आप किसी बैनुल अक़वामी एजेंडे पे काम कर रहे हैं और कराची की तबाही और बर्बादी ये सब सियासी जमातें कह रही हैं, वो आपने अपने ज़ुम्मे ले रखी है। और जितनी आसानी से कराची को आप तबाह और बर्बाद कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। सर आगे क्वेश्चन आपका। मैं तो इस जवाब के मैं यही कहूँगा कि कराची के अंदर जो नुकसानात थे वो तकरीबन आज से कुछ अरसे पहले तक 40% थे। इस नेटवर्क में सिर्फ पिछले 3 साल में तकरीबन डिस्ट्रीब्यूशन, जनरेशन, ट्रांसमिशन के अंदर 150 अरब रुपए खर्च हुए हैं, जो कि मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा इमरान से और गुलबख्शा से कि ये शेयर करें आप लोगों के साथ। ये ऑडिटेड अकाउंट्स के नंबर हैं। और इसके अलावा मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि पिछले 1 साल में बहुत ही जो पसमानदा इलाके थे, जिसके अंदर के कोरंगी, जिसमें लियाकताबाद, जिसमें सरजानी, जिसमें शाह फैसल, ऐसे इलाकों के अंदर बहुत अच्छा काम हुआ है। पूरे केबल रिप्लेस हुए हैं, पूरे PMT रिहेबिलिटेट हुए हैं, 100 रुपये में लोगों को मीटर दिए गए हैं। हमने स्कीम्स निकाली हैं, करंट बिल का वादा, जिसमें हमने लोगों के साथ बहुत उनको आसान इक़्तिसाद के अंदर उनको वेवर्स तक दिए। जो लोग पे नहीं कर सकते थे, जिनके हालात ऐसे नहीं थे, उनको हमने वेवर दिए हैं। कॉपर के ऊपर मैं ज़रूर बात करूँगा। ये भी मैं समझता हूँ कि मैं थोड़े अरसे में एक इंशाल्लाह आप लोगों को अपनी वेबसाइट के ऊपर, क्योंकि देखिए इसका जवाब देना कि कॉपर हमने बेच के और पता नहीं क्या कर दिया, ज़ाहिर बात है यहाँ देना ज़रा मुश्किल है। लेकिन जो हम कॉपर और एल्युमिनियम के साथ कर रहे हैं, ये मैं आपको फिर से, मेरी बात को नोट कर लें, ये पूरे पाकिस्तान में हो रहा है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ के इलेक्ट्रिक में हो रहा है, बल्कि पूरी दुनिया में हो रहा है। और इसकी जो कॉपर उतरता है, जो बिकता है, उसकी जो सेल वैल्यू होती है वो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आती है। इंशाल्लाह मेरे ख्याल में अगर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा ना, तो शायद 2 हफ्ते लगने चाहिए। उसमें हमारी वेबसाइट पे ना ये सारे नंबर्स भी आएंगे। नहीं, उसको हम अकाउंट्स में तो अभी भी आ रहे हैं, मगर हम एक कॉपर वर्सेस एल्युमिनियम का एक सवाल डाल के उसके पूछे नीचे उसका जवाब देंगे, और उस जवाब में बताएंगे कि दुनिया में क्या हो रहा है और क्यों एल्युमिनियम इज़ इक्वलेंट टू कॉपर, और क्यों कॉपर के अब केबल्स नहीं आ रहे। और अभी मैं बता रहा हूँ कुछ सोसाइटीज़ में जहाँ पे हम कह रहे हैं कि अंडरग्राउंड सोसाइटी वाले आके ये कह रहे हैं कि कॉपर मत लगाओ, ये बहुत महंगा है, और हम उनको ये समझाते हैं कि अंडरग्राउंड में एल्युमिनियम ना लगाइए, ये बात मुनासिब नहीं है। और वो ये कहते हैं कि नहीं, हमारी कॉस्ट बहुत बढ़ रही है, जब ये काम कॉपर से हो सकता है तो आप एल्युमिनियम क्यों लगा रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको, ये बहुत लंबा सवाल हो जाएगा, जवाब हो जाएगा, लेकिन आप लोग थोड़ा सा जो है ना इस बात का, और अगर ये, और क्योंकि मैं आपसे ये प्रॉमिस कर रहा हूँ कि ये जो सेशन हम कर रहे हैं ये इंशाल्लाह होता रहेगा, तो 2 हफ्ते का टाइम दीजिए और हमारी वेबसाइट पे इस पे बहुत डिटेल्ड रिपोर्ट मिलेगी। और मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स के पेपर भी लगाऊं, ताकि उसको पढ़ के आपको ये अंदाज़ा हो कि ये एक मिथ है कि के इलेक्ट्रिक ने कॉपर उतार के कोई सिस्टम ख़राब किया है। हमारा सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भी अगर मैं 2-3 साल पहले से कंपेयर करूं तो बहुत बेहतर हो गया है। हम इस साल भी तकरीबन 15 अरब रुपए इसी सिस्टम में खर्च करेंगे, और जो नंबर्स पुराने सालों के हैं वो हमारे अकाउंट्स में मौजूद हैं। उसके अलावा भाई ने फिर से बात ओवर बिलिंग की है। मैं फिर ये कहूँगा, मैं अपने जवाब को रिपीट ही करूँगा कि यकीनन हो सकता है कि किसी बंद घर पे बिल आ गया हो, अगर नहीं सही हो रहा तो फिर आप, मैं मौजूद हूँ, हम 2 हफ्ते बाद फिर आएंगे, ले आइएगा, हम देखेंगे। देखिए उसके मैंने आपको कह दिया ना कि इनको भी कह रहे हैं, और हम ये सिलसिला ख़त्म नहीं करेंगे ताकि ये शिकायत ना आए कि आप लोग मिलते नहीं हैं। ये शिकायत इंशाल्लाह हम ख़त्म कर देंगे, और उस वक्त आपसे मिल के अगर कोई और मसला होगा उसको भी सॉल्व करेंगे। प्लीज़ इस बात को नोट करें कि, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और ये रिकॉर्ड पर है, ये ऐसा नहीं है कि ये कोई में तब्दील हो जाएगी सुबह। 99% वफाकी मोतसिब के केसेस के इलेक्ट्रिक के फेवर में डिसाइड होते हैं,
और उसके अलावा नेपरा के पास आज भी आपके पास इजाज़त है कि आप नेपरा को शिकायत करें, और नेपरा का एक कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट है, उसका कराची में दफ्तर है, और ये ऐसा नहीं है कि ये कोई दफ्तर बंद है या वहाँ काम नहीं होता, वो आते हैं, हमारे पास भी आता है, हम जवाब देते हैं। तो ये यकीनन कोई हो सकता है किसी इंडिविजुअल की शिकायत हो, मगर ऑर्गेनाइजेशन का ये काम है कि वो उसको हैंडल करें। बहुत शुक्रिया। ये एक सवाल इस तरफ से ले लेते हैं। मोनी साहब, आपने बातें बहुत अच्छी की, लेकिन आवाम के जो मसाइल हैं वो आपकी बातों के बिल्कुल बरक्स हैं। आपने बड़ी आसानी से बोल दिया कि टेम्परेचर ऊपर गया तो लोड शेडिंग जो है वो शुरू हो गई। मेरे ख्याल से गर्मियों में लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि उनको बिजली जो है वो मुहैया की जाए। एक तरफ जो है वो लोग क्वारंटाइन हुए हैं अपने घरों के अंदर, ऊपर से जो है वो गर्मी भी ज़्यादा है, फिर उनके घरों में बिजली भी नहीं है, तो लोग क्या करें? साथ ही साथ ये भी बता दीजिएगा कितने अरब रुपए के वाजबात आपने अदा करने हैं SSGC के, कितने पैसे आपने जो शहर भर के अंदर ट्रांसफार्मर और पोल्स लगाए हुए KMC को कितने वाजबात आपने देने हैं और वो कब तक देंगे? वेरी गुड, थैंक यू जी। देखिए हम उसी बात को बार बार करे चले जा रहे हैं, और अल्लाह करे कि हम इसको बार बार कहने से इस प्रॉब्लम को कम कर सकें। और मैं इस पर आपसे इस वक्त तो माजरत ख्वाही हो सकता हूँ कि हाँ, इस वक्त लोड शेडिंग हो रही है और इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, इट्स हॉट, और ये पोजीशन है, और होपफुली इंशाल्लाह मैं बिल्कुल शेयर कर देता हूँ आपसे। इस वक्त कराची में बहुत सारे लोग जो क्वारंटाइन के अंदर हैं, उनकी सिचुएशन ये हो रही है कि टेस्टिंग भी कम हो गई है और उससे केसेस बढ़ रहे हैं, और 360 अफराद के किसी वजह से लोड शेडिंग से लोगों की डेथ हुई है। तो ये काइंडली क्लियर कर दीजिए क्या होगा, किस तरह मैं जवाब देता हूँ। अच्छी इसी के साथ ऐड कर देता हूँ। बिल्कुल 2015 के अंदर ये नंबर आ रहा है 1500 का। उस पर भी इन्वेस्टिगेशन हुई थी, और उसमें यही पता लगा था कि बहुत अफसोसनाक बात थी, मगर तकरीबन कोई मेरे ख्याल में 1200-1300 अमवात ऐसी थी जिनके कोई लवाहिकीन नहीं थे। तो अगर कोई खुदा न खास्ता घर में गर्मी से खुदा न खास्ता अगर मर जाए तो उसके लवाहिकीन तो होंगे, उनको ये सब रिकॉर्ड पे मौजूद हैं कि ईदी ने उनको बेचारों को बग़ैर किसी उनका कोई वारिस नहीं था, वो बेचारे सड़क पर थे, और इस पर पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई है। मैं अभी भी ये समझता हूँ कि ये सोचना कि वो इस पर इन्वेस्टिगेशन हुई है और हमने जवाब दिया है और वो उस पर सारा कुछ हुआ है। अभी मैं इस पर और कोई उस इन्वेस्टिगेशन के अलावा जो पब्लिक का रिकॉर्ड का हिस्सा है, वेबसाइट पे लगी हुई है, उसके ऊपर कोई ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मेरे हिसाब से ये थोड़ी सी मिथ है। फिर मैं जो आपने सवाल किया उसके जवाब दे दूँ, या इस तरह कैसे अभी तो मैं ये बता रहा हूँ, आप बताएं। मैं लिखा हूँ, इसलिए लिखा हूँ ताकि मिस ना करूँ, ठीक है ना। आपने लोड शेड पे बात कर ली, सर्कुलर डेट पे मैं आपको बता देता हूँ कि हम इस वक्त तकरीबन जो टोटल पैसे हमें चाहिए गवर्नमेंट से वो हैं तकरीबन 200, जो ग्रॉस रिसीवेबल है 237 अरब रुपए हमें फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट से मिला जुला के चाहिए। इसके अगेंस्ट में हमारी लायबिलिटी है तकरीबन 160 अरब रुपए, जिसके अंदर ये जो गवर्नमेंट को टैरिफ डिफरेंशियल का पैसा देना होता है वो है, और उसके अलावा कुछ इदारे हैं जिसमें वाटर बोर्ड भी है, जिसका इस वक्त भी रिसीवेबल तकरीबन कोई 30 अरब या 31 अरब के करीब है, और उसके अलावा जो KMC DMC के ड्यूज़ हैं उसमें भी नेट पैसे हमको हमारे हैं, उनके हमारे पर नहीं बनते, हमें उन सबसे पैसे मांगते हैं। अगर आपको याद होगा तो हमने दिसंबर में इश्तिहार दिया था कि 50 अरब रुपए हम मांगते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, जिसमें वाटर बोर्ड का भी पैसा है, जिसपे वो ये कहते हैं कि ये प्रोविंशियल से लो, और प्रोविंशियल कहता है ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट से लो। इस बारे में कोई शक नहीं है कि ये के इलेक्ट्रिक को मिलना है पैसा। शक इस बात पे है कि ये फेडरल गवर्नमेंट देगा या प्रोविंशियल गवर्नमेंट देगा। तो के इलेक्ट्रिक को कोई ये बता दे कि कौन देगा, मगर के इलेक्ट्रिक को ये पैसा मिलना है, इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है। रिकनसाइल्ड है, वाटर बोर्ड के साथ साइन स्टेटमेंट है, अगर कहीं, बल्कि वो भी हम इंशाल्लाह अपने FAQ के अंदर लगा देंगे। और इस डिफरेंशियल को जो तकरीबन 80-85 अरब रुपए का बनता है,
हमने इसको उधार लेके बैंकों से फाइनेंस किया हुआ है। आपने प्रॉफिटेबिलिटी की बात की है कि इलेक्ट्रिक ने 2019 जो रिपोर्टेड नंबर है तकरीबन कोई 280 बिलियन की से कितनी से 280 अरब रुपए की सेल है। बिफोर टैक्स हमको 6 अरब रुपए का प्रॉफिट हुआ है। आप किसी भी इन्वेस्टमेंट बैंकर से पूछ लें कि ये किसी भी स्टैंडर्ड के हिसाब से ये कम है या ज़्यादा है या क्या है, ये यकीन कीजिए ये बहुत कम है। और इसके अलावा मेरे ख्याल में यही 3 सवाल थे, लोड शेड, सर्कुलर डेट और 2015। तो मैंने इन तीनों के जी राशिद से क्वेश्चन ले लेते हैं प्लीज। राशिद प्लीज। अली साहब, मेरा नाम राशिद है, GNN टीवी से। अलवी साहब जी, अलवी साहब और टीवी से मेरा ताल्लुक है। सर जी। सवाल ये है, ये बता दें 2015 से अब तक के इलेक्ट्रिक को कितनी सब्सिडी दी गई है, ठीक है, और तकरीबन, और ये बता दें कि आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट का साइज अब तक कितना है? मैं आपको एक बात बड़ी क्लैरिटी से बताऊं कि सब्सिडी के इलेक्ट्रिक को नहीं दी जाती, सब्सिडी दी जाती है कराची के शहरी को। ये बात प्लीज मेरी समझ लें, गौर से समझ लें, अच्छी तरह समझ लें और सवाल कर लीजिएगा ताकि ये आप लोगों के जहन से निकल जाए कि के इलेक्ट्रिक को सब्सिडी मिल रही है। अब कराची के शहरी को कैसे सब्सिडी मिल रही है ये मैं आपको समझाता हूँ। रेगुलेटर ने एक टैरिफ डिटरमिन किया है कि के इलेक्ट्रिक इतने पैसे लगाएगा, उस पैसे के ऊपर उनको इतना रिटर्न मिलेगा। इतने के लॉसेस को उन्होंने, जो कि आज की तारीख में तकरीबन 16% है, उन्होंने टैरिफ में डाल दिया है आज की इस साल के लिए, और उसकी बेसिस पे उन्होंने एक टैरिफ बना दिया। वो टैरिफ इस आज की तारीख में बनता है तकरीबन 18 रुपए का तकरीबन। के इलेक्ट्रिक को 18 रुपए देने हैं किसी को, या तो हुकूमत ने देने हैं या लोगों ने देने हैं। अब हुकूमत पाकिस्तान ये फैसला करती है कि कराची का टैरिफ 16 रुपए होगा। अगर हुकूमत पाकिस्तान एलिमिनेट हो जाए तो हम आपको 16 रुपए का बिल करेंगे एवरेज बेसिस के ऊपर। मगर चूंकि ये फेडरल गवर्नमेंट का डिसीजन है कि उन्होंने अक्रॉस पाकिस्तान सेम टैरिफ रखना है, तो वो हमें हुक्म देते हैं कि आप 700 यूनिट के ऊपर ऑफ पीक के अंदर 14 रुपए 80 पैसे चार्ज करेंगे। जब वो 14 रुपए 80 पैसे हम चार्ज करते हैं तो जो डिफरेंशियल है वो हुकूमत पाकिस्तान ने देना होता है हमको, क्योंकि हमारी कॉस्ट 18 रुपए। तो वो जो सब्सिडी दी जा रही है वो रिड्यूस टैरिफ टू द सिटीजन्स ऑफ कराची दी जा रही है। के इलेक्ट्रिक को सब्सिडी 0 मिलती है। के इलेक्ट्रिक आज ये जो कोविड का पीरियड था इसमें के इलेक्ट्रिक की रिकवरी कोई 92% से 80% पे चली गई। हम फेडरल गवर्नमेंट से जाके ये नहीं कह सकते कि हमारी 10% की रिकवरी कम आई है, हमें पैसे दे दो। हमें खुद पूरा करना है, हमें बोरो करना है, हमें जो भी करना है वो हमें करना है। हम फेडरल गवर्नमेंट से जाके ये नहीं, हमारा उस पीरियड का जो TND लॉस था उसमें हम कोई 8% खराब हो गए जो हमारा लॉस था। मगर और आप लोग रिपोर्टर्स हैं माशाल्लाह, आप लोग बहुत स्मार्ट लोग होते हैं, आप लोग जाकर के इन्वेस्टमेंट बैंकर से भी पूछ सकते हैं, टैरिफ भी समझ सकते हैं, मुझे पता है। हम इस गैप की वजह से हुकूमत पाकिस्तान को 1 रुपए की इनवाइस भी नहीं भेज सकते, 1 रुपए की भी। ये सब हमारी कॉस्ट है। तो जो सब्सिडी दी जा रही है वो कराची के शहरी को मिल रही है, हमें नहीं मिल रही। पहली बात। हम ये समझें कि जो अचानक मेरा बिल ज्यादा आ गया अगर, तो उसकी वजह ये है कि हुकूमत ने वो पैसे बढ़ा दिए, आप लोगों ने वो पैसे नहीं बढ़ाया, आपको तो बहुत मिल रहा है। हमारे पास जब टैरिफ का एक SRO आएगा, वो SRO मौजूद होता है वेबसाइट पे। हमारे टैरिफ की कोई भी चेंज is only possible when there is a government directive. प्लीज मेरी बात को आप लोग रिकॉर्ड कर लें। अगर किसी आदमी को जो SRO इन द फील्ड है उससे 1 पैसे भी कम या ज्यादा का बिल आए ना, तो मैं आपको बताऊं मुझे शायद कोई पकड़ के जेल भेज देगा कि आपने ये कैसे बिल कर दिया, ये तो गवर्नमेंट का ऑर्डर कुछ और है। तो इसलिए जो इंक्रीज डिक्रीज है वो ओनली पॉसिबल इफ देयर इज अ SRO। मोनी सलवी साहब, मंजर रिजवी मेरा नाम है, मंजर रिजवी चैनल 5 से मेरा ताल्लुक है। मोनी सलवी साहब, सबसे पहले इधर
चैनल 5 से मेरा ताल्लुक है। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपकी अपनी वेबसाइट पे 3667 मेगावाट आपके सिस्टम में होने का दावा है, जिसमें नेशनल ग्रिड से भी IPP से भी मिलने का तमाम सिस्टम मौजूद है। आप अभी वेबसाइट खोल लें, आपकी वेबसाइट पे 3667 मेगावाट आपके सिस्टम में होने का दावा है। 3267 टोटल मिला के आपके पास। अच्छा, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो कि आज नेपरा ने आपको 650 का मेगावाट का भी कुछ देर पहले जो उनकी समाअत हो रही थी उसमें ऐलान कर दिया है। लेकिन इससे कबल जो गुज़िश्ता 1 साल से 650 मेगावाट आप अनऑफिशियली ले रहे थे, उसका हिसाब कौन देगा? SSGC से आपका आज तक कोई मुआहदा नहीं है। आज से 35 ईयर्स कबल जो मुआहदा हुआ था 10 MMCFD का, कि वही मुआहदा आज तक बरकरार है। सही, ठीक है। आपकी अपनी ऑयल कंपनी है बाइको, सॉरी हमारा कोई ताल्लुक नहीं है बाइकों से। नहीं, आपकी अपनी वेबसाइट पे उसको है। देखिए वो होता है, लेकिन हमारा बाइको जो ट्रांजेक्शन होती है वो होती है, लेकिन हमारा एक बोर्ड है। आप चलिए आगे सवाल करें। ठीक है। हमारा फिर तो FIA में उस लिस्ट के अंदर आप सवाल में बता दीजिएगा। हाँ। सवाल बता दीजिएगा। FIA गुज़िश्ता 5 साल से आपके ऑडिट के लिए लिख रही है, लेकिन कभी उनको ऑडिट की इजाज़त आपकी जानिब से नहीं दी गई। अच्छा, ठीक है, ठीक है। एक मिनट मैं नोट कर लो। SSGC 650 नहीं भाई, आपने कहा FIA, हाँ, और बताएं। ठीक है। और आज जो मुआहदा हो गया उसमें 2023 तक का कहा गया है कि आपको 650 मिलेगी, और 2023 के बाद मजीद कुछ उसमें मेरा ख्याल इजाफा किया जा रहा है आपको एडिशनल पावर, ठीक है। और 150 का आपके पहले से मुआहदा, यानी कि 900 मेगावाट अब आपको नेशनल ग्रिड से मिलेगी। ठीक है, मैं आपको एक करके बताता हूं। ठीक है। तो दूसरा भी जो सबने सवाल किया, ताहा हो, राना साहब से तो मेरी मुलाकात नहीं हुई, अफशा हो या अली हो या आदिल हो, कोई भी आपका नुमाइंदा कॉल नहीं उठाता, जिसकी वजह से मजीद वो तो यार, अब आप कितनी दफ़ा मुझसे सुनेंगे कि मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आप लोग यही कहेंगे ना, मैं 2 हफ्ते बाद, हर 2 हफ्ते बाद आ जाऊँगा। चलिए बस, आप ये नहीं, गैप नहीं आएगा इंशाल्लाह, गैप नहीं आएगा इंशाल्लाह, ठीक है ना। अच्छा, अब आपने कहा 650 हम क्यों ले रहे हैं? तो 650 हम इसलिए ले रहे हैं कि एक तो 650 के ऊपर सिंध हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि ये कराची को मिलता रहना चाहिए और ये डिसकंटिन्यू नहीं होना चाहिए। मैं फिर आपको बताऊंगा कि आप लोग क्योंकि माशाल्लाह सारे पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ते हैं, जर्नलिस्ट हैं आप लोग, तो आप वो जाकर के जो 700 मेगावाट की जो पूरी टैरिफ डिटर्मिनेशन है ना वो पढ़ें। उसको लगाने का रीज़न ही ये था कि 650 2019 में ख़त्म होगा। फिर ये फेडरल गवर्नमेंट ने ही डिसाइड किया कि ये 750 मेगावाट नहीं लगाना चाहिए और आपको बिजली नेशनल ग्रिड से मिलनी चाहिए। इसी की बेसिस पे 150 मेगावाट हुआ, 650 तो हुआ, उसके अलावा ये 1400 मेगावाट की जो बात हो रही है उसके अलावा बात हो रही है। तो जो एग्रीमेंट है उस पर भी बात हमारी चल रही है और बिल्कुल पिछले 3-4 साल में नहीं हुआ, मगर मैं इस बात का क्रेडिट दूंगा हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी को कि वो इंश्योर कर रहे हैं और हमारी वी आर वेरी क्लोज इन टर्म्स ऑफ कंक्लूडिंग एन एग्रीमेंट फॉर नॉट ओनली द 650 बट इवन द 1400, और ये एग्रीमेंट्स हो जाएंगे। अभी तक जो चल रहा था ये उनको भी पता है कि कोर्ट ऑर्डर था, इन नेपरा को भी पता है कि कोर्ट ऑर्डर था, और आपको सिचुएशन नज़र आ रही है अगर 650 निकालेंगे। और 650 देखिए, मैं फिर एक बात कहूँगा कि 650 क्या हमें मिलने का मतलब ये नहीं है खुदा न खास्ता कि इसकी पेमेंट नहीं हो रही। जो हमारी सब्सिडी होती है हर महीने वो वहाँ पर जाती है और वहाँ से फेडरल गवर्नमेंट अपनी मर्जी से जो मैं आपको लायबिलिटीज़ बता रहा हूँ ना कि हमारा रिसीवेबल तकरीबन 240 बिलियन है और लायबिलिटी 160 है, उसमें इसके पैसे शामिल हैं। और ये फेडरल गवर्नमेंट अपनी मर्जी से जब उनके पास फिजिकल स्पेस होती है वो ये एडजस्टमेंट करते हैं और इसकी पेमेंट हो जाती है। तो ये आपके पहले सवाल का जवाब है। SSGC का आपने बताया, देखिए SSGC का और हमारा एक डिस्प्यूट है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप रिकन्सिलिएशन की बात करेंगे तो, और SSGC को पता है, उनके पास और हमारे पास जॉइंट शीट्स हैं, उसमें जितनी बिलिंग हुई है और जितनी पेमेंट्स हुई हैं ये सारे अमाउंट्स रिकनसाइल्ड हैं। हम कहते हैं प्रिंसिपल है 13.7 बिलियन का, SSGC कहती है कि प्रिंसिपल है 25 बिलियन का। ये एक 11 अरब रुपए की पेमेंट है जो हमने प्रिंसिपल की थी, उन्होंने उसको मार्कअप में एडजस्ट किया हुआ है, दोनों को पता है ट्रीटमेंट, बाकी जो भी अमाउंट है वो मार्कअप है। हमारा स्टांस इस पर सिर्फ ये है कि हमको पैसे नहीं मिले तो हम एक तरफ मार्कअप दें और दूसरी तरफ हमें मार्कअप ना मिले तो ये
हमारे टैरिफ का हिस्सा नहीं है, हम इस तरह एंटिटी को नहीं चला सकते। इसी की बेसिस पे हमारे कोर्ट केसेस हैं और हमारी इस पे भी फेडरल गवर्नमेंट के साथ बातचीत चल रही है, एक आर्बिट्रेशन की बातचीत चल रही है। हमारा ख्याल है इंशाल्लाह वो कुछ हो जाएगा और उसकी बेसिस पे ये एग्री हो जाएगा। और इस बात के बावजूद SSGC हमको मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इस करंट हालात के अंदर, वो हमें मैक्सिमम सपोर्ट कर रहे हैं। वो हमें इस वक्त तकरीबन 280-285 गैस दे रहे हैं और जहाँ पे कोई प्रेशर के इश्यूज़ में वो ऐसा नहीं कि खुदा न खास्ता कोई उनकी तरफ से कोई डिलिबरेट है, वो एक सिस्टम कॉन्स्टेंट्स हैं और वो उस पर भी कोशिश कर रहे हैं। सो हम अल्लाह का शुक्र है इन सारी बातों के बावजूद एक बहुत ही कोहेरेंट यूनिट के तौर पे काम करें और शायद मुल्क और शहर कराची के लिए ये ज़रूरी है कि हम इस तरह ही करें। सो इस वक्त उस डिस्प्यूट का एक आर्बिट्रेशन और एक उसकी बातचीत चल रही है। इसके अलावा आपने FIA की बात की, FIA को हम रोक कैसे सकते हैं? अगर उनको कोई ऑडिट करना वो कर ले ऑडिट। ये जो है हम इन सब चीज़ों के जवाबात आज से कुछ 5 साल पहले दे चुके हैं कि ये अमाउंट्स कैसे हैं, बिलिंग का क्या डिफरेंस है, ये सारों के जवाबात मौजूद हैं। और मैं फिर आपको ये कहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा, और इंशाल्लाह हमारी मुलाकात भी जारी रहेगी, मेरे ख्याल में मैं अपने लोगों को ये पुश कर रहा हूँ कि 2 हफ्ते में इन सारी बातों के जवाबात जो है ना वो वेबसाइट पे लगा दें ताकि आप लोगों को इसके जवाब वहाँ से भी मिल जाए और जो रह जाएगा उसके लिए फिर हम आपको जवाब देंगे। और एडिशनल पावर का भी मैंने आपको जवाब दिया। मोनी सलीम साहब, मंजर रिजवी मेरा नाम है, चैनल 5 खबरें ग्रुप से मेरा ताल्लुक है। एक तो वो एग्रीमेंट क्या है, मुआहिदा क्या है जो आप मंजर आम पे नहीं ला रहे? सारी सियासी जमातें डिमांड कर रही हैं कि वो कौन सा आपने ये के इलेक्ट्रिक खरीदते हुए मुआहिदा किया था जो मंजर आम में नहीं आ रहा। दूसरा ये, लाहौर में बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं, जानी नुकसान नहीं होता, कराची में थोड़ी सी बूंदाबांदी होती है, आपकी PMTs और आपकी तारें जो हैं वो आतिशबाजी शुरू कर देती हैं। कराची में अगर तेज़ बारिश होती है तो जानों की जिम्मेदारी की हिफाजत आप कैसे पूरी करेंगे? ठीक है, पहले तो जब जिस एग्रीमेंट की आप बात कर रहे हैं ना, ये जितनी पिटीशंस हाई कोर्ट में लगी हुई हैं, इन सब पिटीशंस के अंदर वो एग्रीमेंट लगे हुए हैं। आप लोग, फिर मैं ये कहूँगा माशाल्लाह आप लोग रिसर्च करते हैं, जाके देख लें, वो तो सब पब्लिक डॉक्यूमेंट होती हैं, कोई डॉक्यूमेंट भी छुपा हुआ नहीं है। और इंशाल्लाह जब आप अपनी वेबसाइट पे जवाब देंगे ना तो हम उस पर ये भी लगा देंगे कि उस जो भी एग्रीमेंट्स हैं उनकी किस क्लॉज के तहत किसकी क्या कमिटमेंट थी और उसके अगेंस्ट क्या हुआ। मेरे इस वक्त इस स्टेटमेंट को नोट कर लीजिएगा ताकि आप लोग रिकॉर्ड भी कर लेते हैं, फिर दोबारा चलाते भी हैं। और मैं इंशाल्लाह ताला जो बात कह रहा हूँ वो चेंज नहीं होगी। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी कमिटमेंट्स के इलेक्ट्रिक के उन एग्रीमेंट्स में थी सारी पूरी। उस एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ था कि वाटर बोर्ड की पेमेंट होगी, आज तक नहीं हुई। तो ये आने दीजिए, इंशाल्लाह वेबसाइट पे लगेगा, आप लोग भी देख लीजिएगा। और इस वक्त मेरा स्टेटमेंट ये है कि ये एक मिथ है कि उन एग्रीमेंट्स में पता नहीं ऐसी कोई बातें लिखी हुई हैं जो, ये सब डॉक्यूमेंट्स डिफरेंट पिटीशंस के अंदर हाई कोर्ट में फाइल हुए हुए हैं और आप लोग इसको देख सकते हैं और हम भी देख लेंगे क्योंकि एक्चुअली वो शेयर होल्डर्स के हैं। लेकिन हम ये देख लेंगे कि अगर हम उसको डिस्क्लोज कर सकते हैं तो हम लगा देंगे, लेकिन विदाउट अस डिस्क्लोजिंग देम दे आर पार्ट ऑफ दोज पिटीशंस। NXZ A B C कहीं लगा हुआ है, वो आप देख सकते हैं। वो दूसरी आपने की बारिशों की, देखें बारिशें यकीनन लाहौर में बहुत ज़्यादा होती हैं और शायद इसीलिए वो शहर जो है ना, इट इज़ गियर्ड अप टू हैंडल दैट रेन। देखें हम कराची शहर में बारिश कम होती है, पिछली दफ़ा आप लोगों ने देखा थोड़ी सी ज़्यादा बारिश हुई थी 20-30%, तो उससे कितना पानी खड़ा हो गया था और यकीनन उसमें जानें ज़ाया हुई और बिजली भी गई। प्रॉब्लम यही है कि क्योंकि पानी जब नहीं निकलता तो उस पानी के ना निकलने की वजह से सब स्टेशन वगैरह में पानी जाता है और वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। जहाँ तक हादसात का ताल्लुक है, यकीनन हादसात हुए थे पिछली दफ़ा, हमने सब केसेस के अंदर अपनी रिप्रेजेंटेशन दी है, हमने थर्ड पार्टी से भी पूरे स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करवाया है और मेरे ख्याल में हम उस रिपोर्ट को भी देखेंगे इंशाल्लाह, वो भी हम पब्लिक कर देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। दूसरी चीज़ मैं इसमें आखिरी बात ये करूँगा कि क्योंकि हमने पिछले साल देखा था कि ये ज़रा एक मसला हुआ है और वही जो कॉपर वाली बात थी, तो जो हमारे पास हिस्टोरिकली अर्थिंग होती थी वो कॉपर से होती थी और ऐसे इंस्टेंसेस हैं कि आपने कॉपर से अर्थ किया और वो अगले दिन चोरी हो जाता था। हमने तकरीबन KE के पूरे नेटवर्क को एक एक खंबे को चेक किया है और अल्लाह का शुक्र है हम इस बारे में इस वक्त दावे से कह सकते हैं कि तकरीबन 90 से 95% पोल्स पे हमने अपने जो डिज़ाइन था उसको चेंज करके हमने एक दूसरे तरीके से अर्थिंग की है, उसको हमने पोल के साथ वेल्ड किया है और हम ये समझते हैं कि ये नेटवर्क जो है ये
पहले के मुकाबले में बहुत महफूज नेटवर्क है। और मगर मैं फिर इसमें एक बात ये कहूँगा कि देखें, आज से कुछ दिन पहले, और उसकी FIR मौजूद है, हमारे PMT पे चढ़ के कुछ लोग कुंडा लगाने की कोशिश कर रहे थे, उनको झटका लगा, अल्हम्दुलिल्लाह वो बच गए। ये आपके बहुत सारे एरियाज़ हैं और वो तस्वीरें हैं। मैं फिर अपने मीडिया के लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको सर्कुलेट कर दें। जिस तरह कराची ग्रो हुआ है, हमारे पोल्स जो हैं वो लोगों के घरों में आ गए हैं, हमारे तार लोगों की बिल्डिंगों के अंदर से गुजरे, ये तस्वीरें मौजूद हैं। ठीक है, देखिए, लोग कहते हैं कि आपके तार पे सरिया लगा तो आदमी, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, वो बेचारे की डेथ हो गई। सवाल ये पैदा होता है कि छत ऊंची करके बनाना क्या हमारे कंट्रोल में है, या ऐसा हो सकता है कि किसी की छत हो और हम उसके 6 फीट ऊपर से तार गुजार दें और वो हमें गुजारने दें। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारा सिस्टम मौजूद होता है, कंस्ट्रक्शन उसके अराउंड की जाती है, और लोग उस वक्त ये नहीं सोचते कि अगर हम PMT से इतने करीब अपनी दीवार बना रहे हैं। और इसके मैं आपको बता रहा हूँ, देखें, आप लोग माशाल्लाह पूरे शहर में घूमते हैं, आप लोगों को खुद भी ये बात पता है कि जो अनप्लान कंस्ट्रक्शन है वो लोगों को वल्नरेबल कर देती है। अल्टीमेटली नाम तो KE का आता है, मगर क्या KE के पास ये ताकत है कि वो जाके लोगों के घर तोड़ दे कि तुमने ये पोल के करीब क्यों किया? जी बिल्कुल नहीं, मैं आपको बिल्कुल नहीं हमारे सर, देखिए आप अब एक उसका जवाब आप करेंगे, मैं दूंगा जवाब उसका। जी, बाद में इसका जवाब कर लेते हैं। एक मिनट, मेरे ख्याल में आखिरी 2 से 3 सवाल ले लेते हैं, बिकॉज फर्स्ट क्वेश्चन आया लेडीज़ की तरफ से भी, तो हम लेडीज के रूम उनको भी कर लें, फिर आपके साथ आ जाते हैं, फिर कहीं पे जो पहला एग्रीमेंट हुआ था उसमें लिखा हुआ था, मैं आपको बता रहा हूँ, नोट कर लीजिए, कि 1000 मेगावाट ऐड करेंगे। हमने 1050 मेगावाट ऐड किया। मेगावाट इस तरह सिस्टर ऐड नहीं हो सकते कि 80 मेगावाट साल के ऐड होंगे। जब आप, जैसे इस वक्त हम प्लान डिज़ाइन कर रहे हैं ना, तो हमने ये देखा कि हमें एक मशीन चाहिए जो 450 मेगावाट की होगी, तो हमने उसको, उस वक्त हमने 560 मेगावाट का प्लांट लगाया था, हमने 220 मेगावाट का प्लांट लगाया था, और हमने उसको फिर दोबारा से 25 मेगावाट ऐड किया। इसी तरह हमने 90 मेगावाट के लगाए थे, तो मिला जुला के 1050 मेगावाट ऐड हुआ सिस्टम के अंदर। अब अगर हम डिमांड सप्लाई के गैप के हिसाब से चले तो हमें 700 मेगावाट अगर हम उस वक्त कर दिया जाता तो आज वो चल रहा होता, और ये सिचुएशन हम यहाँ ना बैठे होते, या अगर बैठे होते तो कोई और बात कर रहे थे। मगर उसमें जब हमने उसकी अप्रूवल ले ली तो हमें 2016-17 में ये कहा गया कि आप इसको लोकल कोल पे कर लें। जाहिर बात है, लोकल कोल, एक प्लांट जिसको डिज़ाइन किया हुआ इंपोर्टेड कोल पे, उसको लोकल कोल पे करने में थोड़ी दिक्कत तो होगी। हमने वो सब उस पर काम किया, लेकिन क्योंकि कंस्ट्रक्शन टाइम था तो हमने काम कर लिया। और बात भी ठीक है, अगर लोकल कोल से आप प्लांट चला सकते हैं तो आपको इंपोर्ट करने की क्या ज़रूरत है, बिल्कुल सही बात है। तो हमने उसको कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करने के बाद फिर गए गवर्नमेंट के पास, फिर उसमें कुछ आई कि नहीं, इसकी जगह का कुछ मसला आया। तो मतलब इस सारे कॉन्वर्सेशन में देर होती गई, और ये उस स्टेज पे आ गया कि जब उन्होंने कहा कि अब हमारे पास एडिशनल पावर है, वो हम ले लें। और मैं इससे डिसएग्री नहीं करता, अगर नेशनल ग्रिड के पास बिजली है तो नेशनल ग्रिड जो है वो बिजली हमको दे, हम लेंगे, और हम ले रहे हैं। मगर ये भी फैसला अगर होना चाहिए था ना, तो ये 2015-16 में होना चाहिए था, क्योंकि आप लोग ने, आई एम श्योर आप लोग ने अगर नहीं देखा होगा तो आप जाके ज़रा जामशोरों वगैरह के बाद 500 kV का जो नेटवर्क है जो हमें लगाना पड़ेगा वो देखें। ये नेटवर्क डिज़ाइन करके लगाना, इसके ग्रिड लगाना, ये 2.5-3 साल का काम होता है। तो क्योंकि ये फैसला पिछले साल और इस साल में हुआ है और हमने इस पर अब काम शुरू किया है, तो इंशाल्लाह हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। इनिशियली अगर ये प्रोजेक्ट इजाज़त दे दी जाती 2016-17 में तो कर रहे होते, ना मिलने की वजह से डिले हुआ, फिर एक्सेस पावर आ गई, तो अब सही फैसला यही था कि एक्सेस पावर को यूटिलाइज किया जाए। अच्छा जी, लास्ट 2 क्वेश्चन ये हैं। अंजुम साहब आप प्लीज़ बता दीजिए। मौलवी साहब, आपने कहा कि नेपरा रेगुलेटर है और आप उनके कहने पे तमाम चीज़ें करते हैं, जो भी कीमत बढ़ती है कम होती है उसके कहने पे करते हैं, आप ये मानते हैं?
गवर्नर सिंध को भी मानते हैं कि गवर्नर वफाक के नुमाइंदे हैं। वफाक के नुमाइंदे ने नेपरा को ख़त लिखा कि आपने ये ओवर बिलिंग की, जानों का नुकसान हुआ, लोड शेडिंग हुई, ख़त लिख दिया उन्होंने। नेपरा ने आपको जिम्मेदार 19 आदमियों का ठहराया, आपने वो नहीं माना। नेपरा ने ही आपको कहा कि आपके सिस्टम में खराबी है, वो भी अभी तक दूर नहीं की गई। नेपरा ने ही कहा कि आप थर्ड पार्टी से ऑडिट कराएं, जो भी आपका ग्राउंडिंग का, अर्थिंग का सिस्टम है, जो आपका तरतीली निज़ाम है, अब हुआ है या नहीं हुआ वो नेपरा ने कहा है, हम नहीं कह रहे। नेपरा की आप बात एक तो मानते हैं कि जी कीमत बढ़ा ली जाए, तो ये तमाम बातें मानने में आपको क्या कबाहत है? अगर 19 अफराद जहाँ बहुत हो गए थे तो आप समझते हैं कि करंट कौन देता है? कि इलेक्ट्रिक देती है, केबल नहीं देती। अगर ये सारी चीज़ें नेपरा कह रही है, आप ये बात नेपरा की क्यों नहीं मानते कि ये तमाम चीज़ें जो उन्होंने आपको, अब तरतीबी निज़ाम, सारी चीज़ें, आखिरी जो लेटर उन्होंने प्रेस दी थी, सारे इल्ज़ाम आप पर दिए। गवर्नर सिंध ने भी कहा एवरेज बिलिंग 2 माह का मसला नहीं है, ये तकरीबन जब से के इलेक्ट्रिक या KSC बनी है, एवरेज बिलिंग का मसला चलता ही चला आ रहा है। या तो आवाम झूठ बोल रही है, या गवर्नर झूठ बोल रहे हैं, या नेपरा झूठ बोल रही है। आपकी तरफ से कहीं ना कहीं कोई कमी है जिसकी वजह से ये शिकायत ख़त्म नहीं हो रही। और नेपरा के अहकाम आप क्यों नहीं मानते? आप सिर्फ बिजली बढ़ाने के अहकाम तो फ़ौरन मान के, फ़ौरन बिलिंग पे FAC बढ़ा, आपने फ़ौरन उसको कबूल कर लिया, बाकी अहकाम क्यों नहीं माने जा रहे? थैंक यू। अगर जो है ना नेपरा बिजली कम करने का कहती है तो वो भी मान लेते हैं फ़ौरन। ऐसा नहीं है कि हम उस पर जाकर कोई उनसे कहते हैं कि कम क्यों कर दी। तो बिजली बढ़ाना, कम करना, दोनों अहकाम मानते हैं, सारे अहकाम मानते हैं। ये जो नेपरा की रिपोर्ट के हवाले से आपने बात की, उसमें अगर आप वो रिपोर्ट पढ़ें तो हमारा सिर्फ एक पॉइंट है, और हम कोई मानना ना मानने की बात नहीं है। नेपरा एक्ट के अंदर एक एपेलेट ट्रिब्यूनल बनाया है हुकूमत ने, जिसकी कि ये जिम्मेदारी है कि वो जो भी लाइसेंसी है अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है फैसले से, तो वो एपेलेट ट्रिब्यूनल में जा कर के अपील करे। वो एपेलेट ट्रिब्यूनल 2 साल से बना हुआ है, मगर वो फंक्शनल नहीं है। हमने दरख्वास्त सिर्फ ये की है कि वो एपेलेट ट्रिब्यूनल जब तक ना बन जाए और वहाँ पर हम अपना एक एवेन्यू ऑफ रिलीफ को एक्सरसाइज ना कर लें, इस डिसीजन को रोक दिया जाए। तो देखिए, अगर हमारे पास चूँकि इसमें भी कोई शक नहीं है कि वो जो अब बात हुई थी उसमें बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, तो जो लीगल एडवाइस होगी कंपनी को, उसको तो मानना पड़ेगा ना। और उसके अलावा मैं फिर ये कहूँगा कि अदर देन दैट जो बाकी बातें थी वो भी हमने नेपरा को सबमिट कर दी हैं। जिन चीज़ों के अंदर कोई ह्यूमन एलिमेंट था उसमें हमने कोई काम नहीं रोका, बिकॉज ऑफ नेपराज स्टे अगेंस्ट दैट ऑर्डर। और हम जो थर्ड पार्टी की ऑडिट की आपने बात की है, वो थर्ड पार्टी का ऑडिट कहा था ये जैसे कंप्लीट होगा उसके बाद करा जाएगा। काम कंप्लीट हो गया और इंशाल्लाह ताला उसकी रिपोर्ट भी अगले मेरे ख्याल में 2 से 3 महीने में हम सबमिट कर देंगे, जिसमें डिज़ाइन के ऊपर जो भी कंसल्टेंट, इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट का भी होगा, मगर वो अभी होना था जब काम कंप्लीट हो जाए। ये काम अप्रैल मई में कंप्लीट होना था, कोविड की वजह से थोड़ा सा डिले हुआ है, मगर मैं आपको अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ये बहुत ही फाइनल है और इस वक्त बहुत अच्छा नेटवर्क है और इसकी रिपोर्ट हम सबमिट कर देंगे। फिर आप ओवर बिलिंग की बात करें, मैं ये फिर कहूँगा कि मैं अपने जवाब को सिर्फ रिपीट ही कर सकता हूँ कि सिर्फ मैं रेफ़र कर दूँगा वफाकी मुहतसिब, नेपरा, जो भी फैसले होते हैं हम करेंगे। गवर्नर साहब ने ख़त लिखा है, मैं अवेलेबल हूँ, हर जो भी नेपरा सवाल जवाब इस पर करेगी उसका देने के लिए, और जो भी नेपरा की रिपोर्ट होती है वो मंजरम पे आ जाती है, हम करेंगे। और अगर फिर भी किसी आदमी को गलत बिल हुआ है तो उसको वापस करेंगे पैसे। ये तो नहीं हो सकता कि अगर गलत बिल हो गया तो वो फिर हमेशा के लिए हो गया, मतलब ऐसा इंशाल्लाह रेल भी एक मिनट प्लीज, वन बाय वन। राजा कामरान साहब प्लीज, राजा कामरान साहब, राजा कामरान। और उस मुलाकात के बाद जब आप भी वहाँ पर मौजूद थे, आपके हेड ऑफिस के सामने बातचीत चल रही थी, वहाँ पर उन्होंने खड़े होकर ऐलान किया कि 20 से कराची में लोड शेडिंग 77% इलाकों के अंदर नहीं होगी। आप वहाँ पर मौजूद थे, आपने उनको कौन सी ऐसी बात बता दी थी जिस पर उन्होंने इतना बड़ा ऐलान कर दिया? दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है, बिन खासिम पावर प्लांट आपकी जनरेशन के अंदर रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है।
आप खुद ये बात मानते हैं कि वहाँ पर 1,20,000 मैट्रिक टन फर्नेस ऑयल स्टोर करने की सहूलत मौजूद थी, लेकिन जब फर्नेस ऑयल वहाँ पर चाहिए था आपके पास स्टॉक के अंदर मौजूद नहीं था, क्यों नहीं था? पहले मैं पहले वाले सवाल का जवाब दूंगा। देखिए ये जो यूटिलिटी है ना, इसका मॉडल बड़ा ही डायनामिक होता है। इसके अंदर बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। इसके अंदर सबसे बड़ा वेरिएबल ये है कि डिमांड कितनी है, ठीक है ना। इसके अंदर दूसरा वेरिएबल है कि आपके जो तमाम यूनिट्स हैं वो यूनिट्स जो हैं वो ऑपरेट करें, ठीक है ना। इसमें तीसरा एलिमेंट एक और है फ्यूल, ठीक है। जो मोटे मोटे हैं ये 2-3 बातें। तो फ्यूल मैं आपको कहूँगा फेडरल गवर्नमेंट इज़ डूइंग इट्स बेस्ट टू प्रोवाइड फ्यूल टू अस वॉट एवर इज़ पॉसिबल अंडर द सन। मिनिस्टर तक के लेवल के ऊपर ये इंफॉर्मेशन ली जा रही है कि कितना फ्यूल है, कितनी देर का है, आज की डिलीवरी कितनी है। मतलब इस वक्त जितना फोकस है मेरे ख्याल में कभी नहीं रहा हो। बहुत ज़्यादा हम कोहेरेंट यूनिट के तौर पे काम कर रहे हैं इस वक्त, और हमारी मतलब दिन में 3 दफ़ा शायद बात होती है, और कोई लिमिटेशन नहीं है। कोई आपको ये नहीं कह रहा कि वो फ्यूल की वजह से कोई मसला हुआ है। असद उमर साहब की जिस वक्त बात हुई थी उस वक्त बात ये हुई थी, बिल्कुल हुई थी कि आप अनअनाउंस लोड शेडिंग ख़त्म कर देंगे और उन इलाकों में लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी जहाँ लोड शेडिंग होती है। एक वेरिएबल, 2 वेरिएबल है। एक वेरिएबल ये कि हमारा एक यूनिट ट्रिप कर गया, जो कि ये वो यूनिट है जो कि सबसे ख़राब है। मैं बिल्कुल ओपनली एडमिट कर रहा हूँ आपसे, और हमें जैसे हम इंशाल्लाह पहली मशीन चलाएंगे ना, हम इसको डीकमीशन कर देंगे। जब 900 मेगावाट की पहली मशीन चलाएंगे, इसकी एफिशिएंसी है 27। ये चलना ही नहीं चाहिए, मगर ये इसलिए चल रहा है कि लोगों को बिजली की ज़रूरत है, और ये इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद कर रहा हूँ कि इंजीनियर्स मुझे बताएंगे, लेकिन मेरे ख्याल में चलने वाला है इंशाल्लाह ताला। हम उस वक्त ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते थे कि ये यूनिट चला जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अजम्पशन जो बात की जाती है ना, वो इस बात की बुनियाद पे नहीं हो सकती कि अच्छा अगर एक यूनिट नहीं चलेगा तो क्या होगा। तो आप तो एक पर आते ना कि जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। और उन इलाकों में जो हम भी खुद कहते हैं 77% फीडर्स हमारे एग्जेम्प्टेड हैं, उन पे इस वक्त भी मैक्सिमम 1 से 2 घंटे की लोड शेडिंग होती है, मैक्सिमम। मेरे पास पूरा डाटा है, वेबसाइट पे लगा हुआ है। और देखिए मैं आपको फिर एक बात समझाऊंगा कि जब हम उन इलाकों को लोड शेड करते हैं ना, हमें बड़ी तकलीफ होती है, इसलिए कि हमें नुकसान होता है उसमें। हम ये देखते हैं कि ये बिजली हम उस इलाकों में दे रहे हैं जहाँ नुकसानात हैं, तो ये है तो पेनफुल फैसला ना, मगर करते क्यों है? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि उस इलाके की लोड शेड जहाँ लोड शेड हो रहा है वहाँ लोड शेड 7 से 8 घंटे से ज़्यादा ना हो। तो ये तो हमारा पब्लिक सर्विस रोल है, और मैं माजरत ख्वाह हूँ, मगर अगर आप टेम्परेचर का फ्यूचर उठा के देखें, जितना टेम्परेचर अभी चल रहा है ये फोरकास्टेड नहीं था। हम दोबारा से तकरीबन 3560 मेगावाट की डिमांड देख रहे हैं। हमने पीक 3600 मेगावाट देखा है, तो हम पीक के करीब पहुंच गए दोबारा से। तो ये भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतनी ज़्यादा डिमांड हो जाएगी। तो ये 2-3 चीज़ों की वजह से ये जो स्टेटमेंट होता है ना, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। मगर मैं फिर ये कहूँगा, इनके एफओ का जवाब दे दूं। इनका एफओ का जवाब कंप्लीट नहीं हुआ ना, फिर वो मतलब मैं तो कहता हूँ आप लोगों को कोई टाइम की लिमिटेशन ही नहीं है। असर की नमाज पढ़ेंगे बस इंशाल्लाह, उसके बाद अगर आप लोग बैठे होंगे तो दोबारा शुरू करें, ठीक है। आप फिक्र नहीं करें, आराम से बैठे, ताकि हमारा भी जो है ना, हमारे फर्नेस ऑयल, देखिए फर्नेस ऑयल नहीं है कि फर्नेस ऑयल हमारे पास 1,20,000 टन की गुंजाइश मौजूद है। मगर एक तो पहली बात ये कि अगर हम 1,20,000 टन फर्नेस ऑयल अपने पास स्टोर रखेंगे ना, तो क्योंकि टैरिफ एक चीज़ है, और टैरिफ है कॉस्ट प्लस। जितनी कीमत आएगी उतनी कंज्यूमर को देनी पड़ेगी। तो जब हम 1,20,000 टन फर्नेस ऑयल अपने पास टैंक में रखेंगे, तो इसका मतलब है तकरीबन 8 से 10 अरब रुपए का फर्नेस ऑयल रखा होगा। उसका फाइनेंशियल चार्ज आपको देना पड़ेगा, मैं नहीं दूंगा। मैं कैसे दूंगा? मेरे प्रॉफिट में थोड़ी है ये। तो अगर पीएसओ के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो हमें
और हमारे पास इस वक्त भी 5 से 7 दिन की इन्वेंट्री होती है और पीएसओ उसको मैनेज कर रहा होता है और पीएसओ ने हमें प्रोवाइड कर भी दी है, वो क्वांटिटी आना भी शुरू हो गई है। तो अगर, और हमारा एक फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट भी है उनके साथ, तो अगर हम इस छोटे से पीरियड की परेशानी की वजह से 1,20,000 टन का फर्नेस ऑयल रखना शुरू करेंगे तो फिर आपका टैरिफ बढ़ जाएगा। फिर आप ये मत कहिएगा कि, और वो रखा रहेगा क्योंकि पीएसओ तेल देगा हम जलाएंगे, पीएसओ तेल देगा हम जलाएंगे। अब एक इन्वेंट्री रखी हुई होगी जो इस्तेमाल नहीं होगी, जो किसी ऐसे वक्त के लिए रखी होगी कि कहीं खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए। तो अगर कंज्यूमर उसकी पैसे दे देगा तो मैं अभी कह देता हूँ कि मुझे नेपरा से कह देता हूँ कि जी हमें अलाउ करें कि 10 अरब रुपए का तेल मैं अपने टैंक में रखूंगा, उसकी साल की कॉस्ट आएगी कोई समझ लें आप 1 अरब रुपए की कॉस्ट आएगी, वो मैं आपके या गवर्नमेंट को कहूँगा किसी को मुझे देना पड़ेगा। मैं सिर्फ समझा ये रहा हूँ कि ये अननेसेसरी है। वन बाय वन। नहीं, आप नहीं, बिल्कुल इसका कोई, आई एम सॉरी, गलत मिसाल है। नहीं, गलत मिसाल है। आपको अभी फिर समझा रहा हूँ कि हमने 200 हाँ, इसका हल ये है कि आप इसे गवर्नमेंट के हवाले कर दें। अगर आप समझते हैं कि अगर गवर्नमेंट ये समझती है और कानूनन जो होगा वो हो जाएगा, मैं तो फिर ये कह रहा हूँ कि देखिए किसी रेगुलेटरी, कोई भी काम होगा ना वो किसी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में होगा, जो काम होगा ना वो किसी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में होगा। ये नहीं हो सकता कि हमारे पास इस बात की कीमत ना हो कि हम 1,20,000 टन की इन्वेंट्री अपने पास रखें मगर फिर भी हम रख लें, ये नहीं हो सकता। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन है। तशरीफ रखें। इस वक्त कराची में तकरीबन 4 से 450 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। बहुत शुक्रिया। के इलेक्ट्रिक के बोर्ड मेंबर्स हैं 13, जिसमें 3 गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के भी हैं। वो के इलेक्ट्रिक को कंट्रोल करते हैं, उनकी मीटिंग्स होती हैं, सारे फैसले उनकी अप्रूवल से होते हैं। आप जो हमारा बोर्ड मेंबर हैं वो आपके सामने है, उसके अंदर उसकी लिस्ट वेबसाइट पे मौजूद है, आप उनको देख लीजिए और फिर ये डिटरमिन कर लें कि ये बैनुल अक़वामी है या लोकल है।